गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो सेशन है इसमें देख लेते हैं आज इस करंट अफेयर्स के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही हम लोग वन लाइनर फैक्ट देखेंगे प्लस एट द एंड हम लोग MCQs देखेंगे। तो आते हैं फर्स्ट इश्यूज पे और देख लेते हैं क्या है। भारत और UAE ने बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौते किए हैं। अभी मोदी जी UAE की यात्रा करके आए हैं, इनका दौरा था, विदेश दौरा था UAE का। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 3 समझौता जो है इनके बीच हुआ है। किसके बीच में? बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में किसके? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गया और एक फैक्ट भी हो गया आप लोग के पास। ओके, और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के गवर्नर, ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के गवर्नर के बीच, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? इन दोनों ने हस्ताक्षर किया है। तो हमें एक पॉइंट और देखना है स्लाइड में कि किसके किसके बीच में है, भारत और UAE, ठीक है, भारत और कौन सा है? UAE। इन दोनों के बीच में किन क्षेत्रों में? तो बैंकिंग के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौते हुए हैं। सपोज आपके एग्जाम में अगर ये पूछ लेता है कि क्योंकि जनरल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अच्छा किसी एक्सरसाइज को लेकर के हुआ है, रक्षा के क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना, रक्षा के क्षेत्र में हुआ है, किसी बोला जा सकता है व्यापार को लेकर के होता है, जनरली जो होता है अन्य देशों के साथ, तो इस पे समझौता होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बैंकिंग के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौते किए गए हैं, 3 समझौते हुए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। यह सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के लिए है। सीमा पार लेन देन में क्या होगा? स्थानीय मुद्राओं का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ दूसरा क्या है? भुगतान और संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने के लिए सहयोग, और दोनों देशों के केंद्रीय बैंक अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम यानी क्या है? FPS, ओके, FPS, फास्ट पेमेंट सिस्टम, ओके। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी IPP के साथ जोड़ने पर सहयोग किया गया है, ठीक है। जो बैंकिंग क्षेत्र में जब देख रहे हैं समझौता, उसमें क्या है, ये 3 आपके पास यहाँ पर ये समझौते हो गए। अब बात किसकी है? थोड़ा मैप में भी यहाँ पे आप देख लें कि UAE, ठीक है, UAE आप यहाँ मैप में देख रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात। ओके, क्या है यह? संयुक्त अरब अमीरात को देख रहे हैं, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा की अगर बात आ जाए, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है कि यहाँ IIT दिल्ली, ओके, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में क्या होगा? IIT दिल्ली जो है अपना परिसर एक वहाँ पर खुल रहा है, ठीक है। IIT दिल्ली में एक परिसर, IIT दिल्ली जो है वो परिसर कहाँ खुलेगा? अबू धाबी में। इससे पहले जो है आप जान ही रहे हैं कि इससे पहले जो परिसर खोला गया है कौन सा है? वो IIT मद्रास, ओके, इससे पहले कौन सा खोला गया है? IIT मद्रास, ठीक है। अब सवाल आता है UAE को लेकर के, तो UAE के बारे में कुछ पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रख लें। UAE को लेकर के किया क्या है, यह UAE जो है यह भारत का क्या है? 4th, ठीक है, 4th जो है व्यापारिक, अगर बात की जाए भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन है? तो अमेरिका है, 2nd नंबर पर चीन है, एंड 3rd पे कौन है? 3rd पर कौन है? तो फर्स्ट अमेरिका है, 2nd नंबर पर चीन है, 3rd पर कौन सा है? 3rd है आपका, 4th नहीं, ये 3rd है, ठीक है। 3rd क्या है? व्यापारिक भागीदार, ओके, व्यापारिक भागीदार देश, ओके। और 4th पे अगर बात की जाए तो कौन है? सऊदी अरब है। 4th पे कौन है? सऊदी अरब है, ठीक है। व्यापारिक भागीदार में ही 3rd पोजीशन पर है। लेकिन अगर इसी के साथ हम लोग ये बात करें कि अगर इसकी पोजीशन पूछ ली जाए कि ये तो व्यापारिक भागीदार, अगर FDI में पूछ लिया जाए यानी निवेश के मामले में भारत में, तो किस पोजीशन पे? तो ये 4th पोजीशन पर है, ठीक है। अगर निवेश के मामले में पूछ लिया जाए, निवेश के मामले में
अगर आप निवेश के दृष्टिकोण से भारत में या एफडीआई के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसकी रैंकिंग कितनी है, तो ये किस पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर है, ठीक है, निवेश में। क्योंकि फर्स्ट में कौन है, सिंगापुर है, सेकंड में मॉरिशस है। एफडीआई जो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई या निवेश की बात आती है तो कहाँ से, सिंगापुर, सेकंड मॉरिशस, थर्ड आपका अमेरिका, फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका यूएई है, फोर्थ आपका यूएई है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी निवेश की। लेकिन अगर हम व्यापारिक भागीदार के दृष्टिकोण से देखेंगे, इसलिए मैंने दोनों को लिखा, कंफ्यूज नहीं करना है। व्यापारिक भागीदार अगर आप देखते हो तो ये थर्ड है, ठीक है। सबसे पहले अमेरिका है, फिर चीन है, और उसके बाद आपका यूएई है, देन आपका सऊदी अरब है, देन फोर्थ पे सऊदी अरब है, ठीक है। ये हो गई सेट। अगर हम और किसी पॉइंट को इसके साथ ही देखना चाहें तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अभी मोदी जी जो क्या है, रिसेंटली ध्यान रखिएगा, इन 2 महीनों में मोदी जी की चौथी विदेश यात्रा है। इन 2 महीनों में मोदी जी की क्या है, चौथी विदेश यात्रा, जिसमें वो फ्रांस और यूएई अभी जस्ट अभी 15 को वो स्वदेश वापस लौटे हैं, ठीक है। तो अगर फोर्थ की बात बताई जा रही है तो फोर्थ अगर है तो इससे पहले कहाँ कहाँ है, जापान गए थे, जहाँ पे G7 जापान G7 याद रखिएगा, ठीक है, G7 जापान G7 जो आपकी जापान के हिरोशिमा में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, फिर अभी रिसेंटली कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। उसके बाद अमेरिका से कहाँ गए, मिस्र गए, जहाँ पे मिस्र के राष्ट्रपति क्या दिए थे उनको, अब्दुल अताह अल सीसी ने उनको कौन सा सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ नील का पुरस्कार दिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नील सम्मान, पुरस्कार तो नहीं, सम्मान था वो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नील सम्मान उनको दिया गया। उसके बाद अब इनकी क्या है, फ्रांस गए थे, फ्रांस में भी इनको सम्मान दिया गया, और इसके बाद फ्रांस के जस्ट बाद ये यूएई दौरा करके आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो नाम है लगातार जो है ध्यान रखिएगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, अमेरिका, मिस्र, फ्रांस, और अभी ये लास्ट यूएई, ओके। ये इनकी चौथी जो है विदेश यात्रा थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रख लेगा कि यूएई के अबू धाबी में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र की, तो अबू धाबी में क्या खुल रहा है, अबू धाबी, ओके, अबू धाबी में क्या खुल रहा है, अबू धाबी, ओके, अबू धाबी में क्या खुल रहा है, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली परिसर, ओके, IIT दिल्ली परिसर जो है कहाँ खुल रहा है, अबू धाबी में। ये रहा आपका इमेज में अबू धाबी लोकेट हो रहा है, अबू धाबी, क्लियर। चलिए, ठीक है, ये बिल्कुल मैप भी थोड़ा ध्यान लेकर के चलेगा, मैप को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कुछ देख रहे हो तो मैप को ध्यान में रख करके चलिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इशूज़ क्या है, अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित किया गया। कौन सा है, अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो पहला पॉइंट हमारा जो इशूज़ है इंपॉर्टेंट, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, यह किन देशों के बीच में है, ठीक है, और कहाँ आयोजित किया गया है, किन देशों के बीच में और कहाँ, तो यह भारतीय किसके बीच में है, भारतीय और मंगोलिया के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में इनकी सेनाओं के द्वारा क्या किया गया, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट एक्सरसाइज, भारत और मंगोलिया सेनाओं के बीच में क्या है, यह ज्वाइंट एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट किन देशों के बीच में हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। और ये इसका अभ्यास का 15th एडिशन था, 15th एडिशन है, ये अभ्यास का कौन सा है, 15th एडिशन है। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक और न्यूज ध्यान रखिएगा कि ये तो बात आ गई कि नोमैडिक एलिफेंट को लेकर के, ठीक है। इसके साथ यहाँ चलिए मैं यहाँ कर दे रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी, हाँ, इस अभ्यास में भारतीय सेना के जो पार्टिसिपेट किए हैं, इस अभ्यास में भारतीय सेना के कौन पार्टिसिपेट किए हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ओके। आप यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ मंगोलिया, ओके, मंगोलिया शो हो रहा है, मंगोलिया के मैप है, ठीक है। तो क्या है, इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक और मंगोलियाई जो सशस्त्र है, तो मंगोलियाई सशस्त्र इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय सेना में कौन शामिल था, तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ओके, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे, और मंगोलिया सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक भाग ले रहे हैं। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण, यानी जो एवरी आप बोल सकते हैं ईयरली ट्रेनिंग होती है, ठीक है, साल में एक बार इसकी जो प्रशिक्षण अभ्यास है ये एक बार होती है ट्रेनिंग, ठीक है, एक बार एक्सरसाइज होता है, एक बार वार्षिक है क्योंकि ईयरली, ओके।
अब ध्यान क्या यहाँ रखना है कि ये तो हो गई किसके किसके बीच में, ये नोमैडिक एलिफेंट जो है ये किसके किसके बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में। ऐसा ही एक एक्सरसाइज और था अभी, ठीक है, इस प्रकार से एक एक्सरसाइज और किया गया था अभी, किसके किसके बीच में था, वो जापान, भारत और जापान के बीच में। क्या नाम था, भारत जापान के जो बीच में हुआ था वो, उसका नाम क्या था, जी मैक्स। अगर एक्सरसाइज की बात आती तो 2-3 एक्सरसाइज और ध्यान रख ले, उसका नाम क्या था, जी मैक्स। ओके, जी मैक्स, जी मैक्स। जी मैक्स का मतलब क्या हो गया, जी मैक्स का मतलब हो गया, जे स्टैंड्स फॉर जापान, ठीक है, जापान, और इंडिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, मैक्स यानी मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, जापान इंडिया, जिसका अभी ये कहां पर हुआ था, विशाखापट्टनम में। ये कहां हुआ, विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में ये किया गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हुआ था कि 2012 में इसकी स्थापना हुई भारत और जापान का, और इस साल इन लोगों ने क्या किया है, इसकी 11th एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट किया, 11th एनिवर्सरी इनकी, ठीक है। चलिए, अब एक और आपका अभ्यास आता है जिसमें कि भारत भी है, फ्रांस भी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी किसको देखा, अभी हम लोगों ने यूएई को देखा है ना, आज के न्यूज़ में हम लोगों ने यूएई को देखा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत, फ्रांस प्लस यूएई तीनों शामिल हैं, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है, यह अभ्यास कहाँ, ओमान की खाड़ी में हुआ। ये कहाँ है, ओमान की खाड़ी में किया गया, ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में। इसी प्रकार से आपका एक अभ्यास है फ्रिंज एक्स, यानी वर्ड से ही समझ में आएगा, फ्रिंज एक्स किस में है, फ्रांस इंडिया। ओके, फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज है वो, जॉइंट एक्सरसाइज, फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज। इस प्रकार से आप जब एक्सरसाइज को पढ़े ना, तो इससे पहले भी मैंने जितने एक्सरसाइज बताए उन सबको एक बार जरूर रिवीजन करके पढ़ते हो जाएगा। जहां आपने नोट्स बनाया होगा या बना रहे हैं, तो जितने एक्सरसाइज मैंने कहा, एक्सरसाइज को एक जगह लिखना है, ऐसा नहीं कि उसमें ऐड कर देना है, आप यहाँ भी ऐड कीजिए, लेकिन उसके अलावा भी एक्सरसाइज को 2-3 पेज का बना के रखिए और उन सभी एक्सरसाइज को एक जगह लिखते चलिए, ठीक है। तो जब आज आप लिखेंगे इस एक्सरसाइज को, तो उन जो पुराने वाले एक्सरसाइज है उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे रिवीजन हो जाएगी। ओके, चलिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। आईआईटी दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में कैंपस खोलेगा। आ गया न्यूज़, आईआईटी दिल्ली कहाँ पर खोलेगा, संयुक्त अरब अमीरात के, वहाँ पर क्या करेगा, कैंपस खोलेगा। और यह दूसरा परिसर होगा, दूसरा आईआईटी होगा जो भारत के बाहर खुल रहा है, दूसरा, क्योंकि इससे पहले आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में खुला है, ठीक है। इससे पहले कौन सा खुला है, आईआईटी मद्रास, इससे पहले आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में खुला है। तो आपको ध्यान कर रखना है, आईआईटी दिल्ली कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक कैंपस खोलेगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं मोदी जी और यूएई के जो प्रधानमंत्री अपन को देख ही रहे हैं, तो इनकी क्या हुई है, अभी इन लोगों ने, मतलब अभी ये गए हुए थे, तो ये सारी जो बातचीत हुई है अभी का नतीजा है, ठीक है। चलिए, वैसे इसकी डिक्लेरेशन 2022 में ही हो गई थी, आई थिंक अगस्त 2022 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था कि एक आईआईटी जो दिल्ली है वो वहाँ अबू धाबी में खुलेगा, ठीक है। चलिए, तो अबू धाबी में क्या है, आईआईटी दिल्ली परिसर ऊर्जा किसके किसके बीच में है, अब देख लेते हैं, ठीक है। ये जो खुल रहा है किसमें है, ऊर्जा और स्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम को शुरू करेगा। किसमें खोल रहा है, चूंकि ये आईआईटी है, ठीक है, तो उसके जो परिसर में कौन कौन सा है, आप ये सारे पॉइंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर है, इन सभी सेक्टर में खोल रहा है। इसके साथ ही एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके साथ ही कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान कर लें कि यहाँ पर ये तो हो गई अबू धाबी में आईआईटी, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रही हूँ कि इससे पहले जो खुला है ये आईआईटी, मैं यही लिख दे रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। आईआईटी ये दिल्ली है, ये आईआईटी मद्रास, ओके, आईआईटी मद्रास। ये कहाँ खुल रहा है, यह तंजानिया, ठीक है, तंजानिया के जंजीबार में, ठीक है। ये पहला जो खुल रहा है अपने देश से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर जो पहली बार जो खुल रहा है वो आईआईटी मद्रास है, और ये कौन सा है, सेकंड नंबर पर है, आईआईटी दिल्ली जो है सेकंड नंबर पर। अब इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इनकी रैंकिंग,
ठीक है, इनकी रैंकिंग, इनको क्या किया गया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, किसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत क्या किया गया है, IIT मद्रास को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है NIRF की रैंकिंग में, ओके। सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, IISc बेंगलुरु, ओके। सेकंड पोजीशन पर कौन सा है, IISc बेंगलुरु, ओके। बेंगलुरु कौन सा है, सेकंड। IISc बेंगलोर जो है, बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। एंड थर्ड पोजीशन पर आपका IIT, थर्ड पोजीशन पर यही IIT दिल्ली जो आप यहाँ देख रहे हैं, थर्ड पोजीशन पर कौन सा है, IIT दिल्ली। और इसी IIT दिल्ली को किसके एक परिसर जो है, इस IIT दिल्ली की एक परिसर जो है कहाँ खुल रही है, तो अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस IIT दिल्ली में क्या किया जाएगा कि यहाँ पर 2024 से, ठीक है, इस IIT दिल्ली में 2024 से आपके जो शैक्षणिक कार्यक्रम जो है वहाँ पर, ये क्या है, IIT है, तो ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये सारे पाठ्यक्रम तो वहाँ पर शुरू करेगा ही। इसके अलावा 2024 से यानी नेक्स्ट ईयर से क्या करेगा, इसमें बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, ये सभी शैक्षणिक कार्यक्रम भी जो है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी इसमें स्टार्ट करेगा। इसके ये भी है प्रोग्राम में कि शैक्षणिक कार्यक्रम ये भी शुरू करेगा, ओके। बैचलर्स, मास्टर्स सब रहेंगे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कोई भी ये अंदाज नहीं लगा पाएगा कि IIT में क्या होगा। जनरली जो पढ़ाई होती है वो इस लेवल की होती है, ठीक है, IITs में, लेकिन कोई बैचलर्स का अंदाज नहीं लगाएगा कि बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं, PhD हैं, ओके। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। असम सरकार ने गजा खोता एक अभियान है, ठीक है, एक अभियान को शुरू किया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एलिफेंट है ना, तो गज का मतलब क्या होता है, गज जो पर्यायवाची बोला जाता है हिंदी में, जिसको पर्यायवाची बोला जाता है, किसका, हाथी का बोलते हैं ना, हाथी गज, ओके। गज का मतलब क्या होता है, हाथी ये होता है। तो एक गजा कोथा अभियान जो है शुरू किया है। तो अब सवाल ये आता है, सबसे पहला सवाल है कि गजा कोथा अभियान जो है वो कहाँ शुरू किया गया है, तो असम सरकार के द्वारा, ठीक है, असम सरकार के द्वारा। कौन सा अभियान, गजा कोथा अभियान शुरू किया गया। एक्चुअली क्या है, मानव हाथी संघर्ष, ओके, मानव हाथी संघर्ष, ओके। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं मानव हाथी, HEC, ठीक है, HEC, मानव हाथी का मतलब क्या होगा, ह्यूमन एलिफेंट, ओके। चलिए, कि बढ़ती संख्या को कम करने के लिए, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती संख्या को, जो संघर्ष हो रही है मानव और हाथी के बीच में, इसकी बढ़ती संख्या को कम करने के लिए असम सरकार के द्वारा गजा खोता, ठीक है, गजा खोता अभियान को शुरू किया गया। तो क्यों, तो मानव हाथी संघर्ष जो हो रही है उसकी बढ़ती संख्या को कम करने के लिए, ठीक है। अब असम के साथ एक न्यूज़ और है। असम के ही अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि असम का एक रिफाइनरी, जो आप लोगों को याद है मैंने बताया था, असम की रिफाइनरी याद है किसी को, नुमालीगढ़। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, इस असम की यहाँ लिख दे रही हूँ, इस जगह लिख दे रही हूँ, ठीक है। असम की रिफाइनरी है नुमालीगढ़, ओके, असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ओके, असम की। इसको क्या किया गया है अभी, यह अनुसूची बी में था, ग्रुप बी में था, शेड्यूल बी में था, इसको क्या किया गया है, ग्रुप ए में कर दिया है या शेड्यूल ए में कर दिया है, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया है, इसको ग्रुप ए लिख देती हूँ, ठीक है, ग्रुप ए में, इसको ग्रुप ए में कर दिया गया है, ओके। ग्रुप ए में किसको, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को ग्रुप ए में कर दिया गया है। ये तो हो गई बात, या आप ग्रेड ए कर दें, ज़्यादा बेटर होगा, ग्रेड ए कर ले, है ना। रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को क्या कर दिया गया है, ग्रेड ए ग्रेड कर दिया गया है या ग्रेड ए में कर दिया गया। ये ग्रेड बी में था, ठीक है, ग्रेड बी में था, इसको ग्रेड ए में कर दिया गया है। इसके बाद क्या होगा, एक्चुअली इस प्रकार से इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको इरादा किस चीज़ का है सरकार का, कि इसको किस में ले आए, नवरत्न का दर्जा मिल जाए, ओके। तो अब इसको मैंने इसलिए लिखा है, एक तो न्यूज़ में था, दूसरा यह पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि यह पूर्वोत्तर भारत, ओके, यानी नॉर्थ ईस्ट का क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ओके, सबसे बड़ी
रिफाइनरी, ओके, रिफाइनरीज। नॉर्थ ईस्ट की यह सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? नुमालीगढ़। नुमालीगढ़, ये आपके न्यूज़ में था, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही शायद मैंने बताया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी। एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस है, या तो आपके ज्योग्राफी में पूछेगा या आपके इकोनॉमिक्स में पूछेगा, ठीक है, या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में। करंट पे नहीं पूछेगा, ये उन दोनों में ही पूछेगा, क्योंकि उन दोनों के जो करंट होते हैं, ज्योग्राफी के भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनके करंट बिल्कुल जो जिनसे जो सवाल आते हैं करंट के होते हैं। इकोनॉमिक्स तो खैर पूरा करंट ही है, उसमें कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, एक दो जो आपके ट्रेडिशनल वाले लाइक समिति वगैरह पूछ लेता है। तो ठीक है, तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी है रिफाइनरी है। इसकी आपकी जो अगर बोला जाए ईयरली जो इसकी टर्नओवर की बात की जाए तो कितनी इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो अप्रोक्स 3 मिलियन मीट्रिक टन, ओके, इसकी ये क्षमता है। वार्षिक क्षमता कितनी है? 3 मिलियन मीट्रिक टन, ओके। तो असम में क्या है? नुमालीगढ़ भी। ये न्यूज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, असम सरकार ने चलिए क्या किया है कि ये जो गजा कोता अभियान को शुरू किया है, इसमें इसने क्या किया है? अरण्यक, ओके, क्या किया है? अरण्यक और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट असम वन विभाग के साथ मिलकर इस पहल को वो लागू करेंगे। तो किसके साथ मिल करके? अरण्यक और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, असम वन विभाग। अरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल, वन, ओके। अरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल, वन। तो क्या हो गया? ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट मिलकर इस पहल को लागू करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू ने क्या किया है? आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है केवल हेडलाइन में ही कि खाद्य पदार्थों की क्या है? बढ़ती कीमतों को देखते हुए किसने? नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पे क्या मिल गया? बोला टिनुबू ने क्या किया है? आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकाल की घोषणा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति का नाम याद रखना बहुत आसान है, बोला। ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ वर्ड में है, बोला से ही समझ में आ जाएगा नाइजीरिया के राष्ट्रपति, अगर पूछ भी लिया बाई चांस तो, ठीक है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति क्या किया इन्होंने? खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमतों को क्या किया और कमी से निपटने के लिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, ठीक है। क्या की है? आपातकाल की घोषणा कर दी है, ओके। इसमें बस इतना ही। वैसे आप देखेंगे ना तो अगर सबसे ज़्यादा बोला जाए जो भूखमरी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूरे हम बात कर लेते हैं दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इसी अफ्रीका के कांगो में है, ठीक है। भूखमरी वहाँ बहुत ज़्यादा, अफ्रीका के कांगो में जो है बहुत ज़्यादा भूखमरी है। इसके साथ ही इन्फॉर्मेशन और मिलेगा आपको कि यूएन की जो एक रिपोर्ट है, यूएन की एक रिपोर्ट भी है कि 25 मिलियन जो है नाइजीरियाई, कितने? 25 मिलियन नाइजीरियाई जो हैं, 25 मिलियन लोगों को खाद्य असुरक्षा का उच्च जोखिम उठा रहे हैं, ठीक है। और अफ्रीका की वैसे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे गरीबी है बहुत ज़्यादा गरीबी अफ्रीका में है, भूखमरी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये अफ्रीका का नाइजीरिया, ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है और ये रहा आपका नाइजीरिया। और इसी अफ्रीका के मैप में आप देखेंगे कांगो है ना, चेक गणराज्य जो कांगो है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूखमरी की स्थिति है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर भूखमरी की स्थिति की बात की जाए, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा भूख संकट जो है, दुनिया का सबसे बड़ा भूख संकट आपको कहाँ मिलेगा? कांगो में, ठीक है। अब सोचिए कांगो में, और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 25 मिलियन जो है नाइजीरिया लोगों को क्या हो रहा है? खाद्य असुरक्षा का, क्योंकि क्या हो गई है? कीमतें बढ़ गई हैं और गरीबी वहाँ बहुत अधिक है, वहाँ पे बहुत अत्यधिक गरीबी है। तो क्या होगा? खाद्य का उनको संकट झेलना पड़ेगा ना, खाद्य सुरक्षा हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, पहला ही इन्फॉर्मेशन क्या आ गया? विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अलकराज। क्या नाम है? कार्लोस अलकराज ने क्या किया है? विंबलडन खिताब किसको जीत लिया? विंबलडन खिताब को जीत लिया। और फाइनल में इसने किसको हराया है? किसको हरा कर खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच को, ठीक है। नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है। किसको हराया है फाइनल में? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने हराया किसको है, जीता कौन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जिसको हराया है वह भी अपने आप में क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नोवाक जोकोविच का एक रिकॉर्ड भी रहा है कि ऐसी कोई विंबलडन नहीं है जिसमें उन्होंने कम से कम 3 बार उन्होंने खिताब ना लिया हो, कम से कम 3 बार, ठीक है।
तो जो जिनको इन्होंने हराया है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच को हरा करके इनका क्या है, दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने खिताब जीता है, दूसरा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। थोड़ा सा देख लेते हैं विंबलडन को लेकर के। स्पेन के 20 वर्षीय, कहाँ के हैं ये, स्पेन के 20 वर्षीय अलकराज जो है बोरिस बेकर के बाद, ठीक है, बोरिस बेकर के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के ये क्या है, खिलाड़ी बन गए। कितने साल के हैं ये, 20 साल के। सोचिए 20 साल में 20 साल का एक युवक है और उसने इतना नाम कर दिया है ना, विंबलडन को जीता और विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी, विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी। ओके, तो कहाँ का है ये है कहाँ का, स्पेन का है, ये ध्यान रखना है, यह स्पेन का है। 20 वर्षीय अलकराज, किसके बाद, बोरिस बेकर के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी। एक्चुअली क्या हुआ है कि बोरिस बेकर जो है 1986 में 18 साल की उम्र में एक खिताब जीते थे, ठीक है। बोरिस बेकर जो है 1986 में, उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 18 साल, तब उन्होंने एक खिताब को जीता था। जोकोविच ने क्या किया, अब बात आती है नोवाक जोकोविच के। इन्होंने क्या किया, अपना पहला ग्रैंड स्लैम 2008 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था और वह 7 बार के विंबलडन विजेता है। सोचिए कितनी बड़ी उनकी उपलब्धि है, जो उनके रिकॉर्ड को भी किसी ने तोड़ा है ना, उनके रिकॉर्ड को भी किसी ने तोड़ा। तो कहते हैं ना, रिकॉर्ड बनता है ये टूटने के लिए। तो खैर चलिए, तो जोकोविच ने क्या किया, अपना पहला ग्रैंड स्लैम 2008 ऑस्ट्रेलिया। नोवाक जोकोविच को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको नहीं देखना है, ये हार गए हैं तो इनको देखना नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए, अब यह ओपन युग में प्रत्येक टूर्नामेंट को कम से कम 3 बार जीतने वाले आ गया। नोवाक जोकोविच के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि क्या है, प्रत्येक टूर्नामेंट को कम से कम 3 बार जीतने वाले वो एकमात्र पुरुष खिलाड़ी है। तो नोवाक जोकोविच को काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं हो सकता वो कार्लोस अलकराज को छोड़ करके नोवाक जोकोविच पे सवाल कर ले। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ओपन युग में प्रत्येक टूर्नामेंट को कम से कम 3 बार जीतने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये रहा विंबलडन खिताब का जो है, ये आपका बिल्कुल टेबल बना हुआ है कि पुरुष एकल में किसने जीता है, पुरुष एकल में किसने जीता है, किसको हरा करके, कार्लोस अलकराज ने नोवाक जोकोविच को हराया है, ठीक है। महिला में कौन है, मार्करेटा है, किसको हराई है, ओन्स जॉयवर को। फिर पुरुष युगल, महिला युगल और उसके बाद मिश्रित युगल। तो ये टेबल में पूरे आपके विंबलडन को लेकर के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हैदराबाद में वार्षिक बोनालू महोत्सव मनाया गया। हैदराबाद में कौन सा महोत्सव मनाया गया, बोनालू। ओके, बोनालू महोत्सव कहां पर, हैदराबाद में वार्षिक बोनालू महोत्सव, ठीक है। बोनालू महोत्सव हैदराबाद में। एक्चुअली बोनम का अर्थ क्या होता है, बर्तन में मीठा भोजन, बर्तन में क्या है, मीठा भोजन। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इन हाथों में क्या है, सर के ऊपर एक क्या है, एक मटका सा बंधा हुआ है, ठीक है। एक हाथों में और भी वो कुछ क्या बोल सकते हैं, जो नीम वगैरह का कुछ इस टाइप का कुछ पत्तियां लिया गया है यहाँ पर, जिसको हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, खाने की सब्जी में, जैसे इसको कहीं कहीं पे इसे सीताफल बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसे पीला कद्दू क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं इसे, अब सीताफल के नाम से तो मुझे पता है, उसका कुछ और भी नाम, कुछ कद्दू जैसा ही होता है, ये पीला वाला होता है, उसको कुछ और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी। तो खैर ये है, और यहाँ पे इनके सर के ऊपर मटका में कुछ रखा है। तो क्या बोला गया कि बर्तन में मीठा भोजन है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इस बोनम का अर्थ होता है बर्तन में मीठा भोजन। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, हैदराबाद का है, हैदराबाद का, ठीक है। हैदराबाद का एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने क्या किया यहाँ पे, इस साल हैदराबाद में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, हैदराबाद में भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ठीक है, हैदराबाद भारत सरकार ने क्या किया है, टकसाल, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। टकसाल, भारत सरकार ने क्या किया है, टकसाल, टकसाल की कौन सी 120वीं वर्षगांठ, 120वीं जो है वर्षगांठ जो है वो मनाई गई है। 120वीं वर्षगांठ कहाँ पे मनाया गया है, 120वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया गया है, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में भारत सरकार ने अपने टकसाल का 120वीं वर्षगांठ मनाया है। मैंने आप लोगों से एक दिन सवाल पूछा था कि टकसाल यहाँ तो चलो ठीक है, एक हैदराबाद मना लिया, भारत में टोटल 4 टकसाल मैंने बताया था, ठीक है। और आप लोगों को बोला था कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को नाम बताना है, लेकिन एक भी ऐसा एक मैसेज नहीं आया मेरे पास कमेंट्स में, एक सिंगल मैसेज नहीं था। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ये तो भारत में टोटल कितने हैं, टकसाल का मतलब क्या होता है, सरकारी खजाना,
टकसाल का मतलब होता है सरकारी खजाना, जहाँ पे बैंक अगर बाजार की मांग को देखते हुए क्या किया जाता है, या तो सिक्का का बोल सकते हैं कि या तो बनाया जाता है, ठीक है, या सिक्का को ढाला जाता है यानी बनाया जाता है, ठीक है, किसको, सिक्का को ढाला जाता है या बनाया जाता है, ये एक सरकारी खजाना है। टकसाल का मतलब क्या होता है, सरकारी खजाना, जो बाजार की मांग को देखते हुए सिक्का ढाला जाता है यानी बनाया जाता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई टकसाल को लेकर के, लेकिन मैंने कहा है 4 टकसाल, तो 4 टकसाल अगर बोला जाए, हैदराबाद में 4 टकसाल है, तो कौन कौन से वो 4 टकसाल है, ठीक है, 4 टकसाल की अगर बात की जाए, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 4 टकसाल कौन कौन से हैं, वो 4 टकसाल हैं कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर है, एक नोएडा का लिख लीजिए, ठीक है, एक नोएडा है, एक नोएडा, दूसरा आपका कोलकाता, ठीक है, मुंबई, और फोर्थ तो हैदराबाद है ही, जहां पर इस बार 120वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1 3 4, ओके, चलिए, ठीक है, ये 4 टकसाल है, ये 4 टकसाल हो गए, ध्यान रखिएगा, ये 4 टकसाल हो गए। इकोनॉमिक्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके, ये सब इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद में क्या हुआ था, 1000 वर्ष पुरानी जो है जैन मूर्तियां भी मिली थी हैदराबाद में, और क्या हुआ था, 1000 वर्ष पुरानी जैन की जो मूर्तियां हैं वो भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है, 1000 वर्ष क्या हुआ है, जैन की जो मूर्तियां हैं वो भी प्राप्त हुई है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। हाँ, अब आते हैं हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स पे। किस शहर में ड्रोन उड़ाने पर 30 दिनों के लिए क्या कर दिया है, क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, मुंबई में है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब, लेकिन यहाँ पे खिताब में ये नहीं पूछा है कि किसका, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये खिताब जो है महिला का, ठीक है, महिला खिताब, महिला खिताब, ओके, महिला लिख दे रही हूँ, महिला खिताब किसने जीता, मार्क्रेटा वोंद्रोसोवा ने, ठीक है, विंबलडन का। और पुरुष में तो है अलकराज, पुरुष में कौन है, अलकराज, ओके, नोवाक जोकोविच को हराकर। T20 इंटरनेशनल मैच में 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट लेने वाले तीसरी महिला क्रिकेटर बनी। थाईलैंड के बाएं हाथ की स्पिनर है, कौन है, क्या नाम है, थिपाचा पुथावोंग, जैसा नाम है ना, थाईलैंड से क्या नाम है, नाम भी वैसे ही है, थिपाचा। चलिए, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत किस भारतीय कंपनी के द्वारा की गई है, तो अडानी समूह के द्वारा। फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए हैं कौन, प्रधानमंत्री हमारे कौन है, मोदी जी सम्मानित हुए हैं, और वह यह सम्मान पाने वाले जो हैं बोला जाता है प्रथम भारतीय पीएम है, ओके, प्रथम भारतीय पीएम है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, डायरेक्टर कौन है इसका, इसरो को कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एस सोमनाथ, ओके, ने किस रॉकेट से तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को का प्रक्षेपण किया, LVM-3, क्या नाम है उस रॉकेट का, LVM-3, क्या नाम है, LVM-3, ओके, M4 रॉकेट, LVM-3 M4 रॉकेट, ओके। चलिए, लॉन्च क्या होगा, लॉन्च व्हीकल मार्कर। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता, कार्लोस अलकराज ने, ठीक है, कार्लोस अलकराज ने। किसने हाल ही में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये कहाँ के हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने हराया किसको है, नोवाक जोकोविच को। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। ISSF शॉर्ट गन, ओके, वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है, तो पृथ्वीराज टोडीमन ने। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है, तो मंगोलिया के साथ। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है, अबू धाबी, ओके, क्या होगा, अबू धाबी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है,
तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर है? बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा भारत के किस राज्य में? तो तेलंगाना दिया है, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना, ओके, हैदराबाद के तेलंगाना में यहाँ, ओके। विंबलडन ग्रैंड स्लैम के महिला सिंगल्स का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? मार्करीटा वोंड्रोसोवा। गूगल ने डूडल के माध्यम से किस इंडो अमेरिकन कलाकार को उनके 86th जन्मदिन पर सम्मानित किया है? जरीना हाशमी को, जरीना हाशमी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग आते हैं एमसीक्यूज पे। आज की कौन कौन से एमसीक्यूज हैं? विदेश में पदार्पण पर टेस्ट शतक बनाने वाले, विदेश में टेस्ट शतक पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बनकर इतिहास किसने रचा है? किसने रचा है? ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन। तो किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा यहाँ पर? क्या होगा? यशस्वी जायसवाल ने क्या किया है? विदेश में पदार्पण टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज, ओके, पहले भारतीय बल्लेबाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में क्या किया गया है? लंबानी कला के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वह बनाया गया। लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है? लंबानी कला मैंने बताया था आपको क्लास में कि लंबानी आर्ट जो होता है, क्या किया जाता है? ये पैच वर्क का काम है कि कपड़ों पे पैच वर्क वो लगाया जाता है। बहुत अच्छे से मैंने क्लास में बता दिया था कि ये काम में क्या होता है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रहती है। फटे पुराने कपड़ों को क्या करती है, उससे काट करके एक डिज़ाइन जो बना देना वो कहते हैं, उसमें कुछ मिरर लगा दिया, कुछ उसमें शिप्स लगा दिए, तो करके इन्होंने क्या किया है, गिनीज करीब 1700 समथिंग कुछ वस्तुओं का उन्होंने क्या एक रिकॉर्ड बनाया है। तो लंबानी कला जो है किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। तो ये कहाँ से संबंधित है? ये आपका कर्नाटक का। और कहाँ पे? हम्पी, ओके, हम्पी। G20 तीसरी G20 कार्य समूह की जो बैठक है कर्नाटक के हम्पी में की गई थी और वहीं पे लंबानी कला को गिनीज वर्ल्ड में नाम दिया गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? बोला टिनुबू ने क्या किया है? डैश के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो किस लिए की है? उच्च खाद्य कीमतें, ईंधन की ऊंची कीमत, हिंसा, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च खाद्य कीमत जो हो गई है जिसके कारण उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 2019 में गठित आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति, ओके, 2019 में किस पे गठित है? आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति, ओके, को सांख्यिकी पर अस्थायी समिति यानी एस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा समझना, SCES, ओके, SCES को क्या किया गया है? सांख्यिकी पर अस्थायी समिति यानी SCOS, ठीक है, SCOS द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। क्लियर? ये स्टेप बिल्कुल सही है, ये इंफॉर्मेशन सही है। अब दूसरा क्या है? प्रणब सेन कौन बनाए गए हैं इस समिति के अध्यक्ष? ये ध्यान रखिएगा, प्रणब सेन नई समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रणब सेन किसके होंगे? नई समिति के अध्यक्ष होंगे। तो ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन सबको इकोनॉमिक्स के लिए साइड में लिख दीजिए, इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब नोट्स बनाएं तो साइड में वहाँ पे इकोनॉमिक्स जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इनका ऑप्शन क्या होगा? इसमें 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसका कब गठित की गई थी? 2019 में गठित हुई थी आर्थिक सांख्यिकी, ठीक है, आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति, ओके, अस्थायी समिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? किस राज्य सरकार ने गजा कोता अभियान को शुरू किया है? गजा कोता असम ने शुरू किया है, असम ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कौन सा IIT संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर खोलेगा? तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 कब से 17 जुलाई 2023 को शुरू हुआ? यह कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित, ये वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यह आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो यह मंगोलिया है ना, मंगोलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है, मंगोलिया, ठीक है। चलिए, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 15 जुलाई को बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्रों में 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जो मोदी जी अभी यात्रा पर थे। रविंद्र महाजनी का 74 इयर्स की एज में निधन हो गया। वो क्या थे? एक प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, समाज सेवक, शास्त्रीय नर्तक। कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे, ठीक है, मराठी अभिनेता थे। किस बैंक ने 12 जुलाई को गांधीनगर में गिफ्ट सी क्षेत्र
में क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। तो किस बैंक ने किया है, किस बैंक ने किया है? ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपके आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज हो गए। और जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स बताते जाती हूँ ना, उन सबको वैसे लिख करके आप इस तरह से थोड़ा सा पढ़ने की अपनी स्ट्रेटेजी को बना के चलिएगा। ओके, कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, और कोशिश करें एज मच एज थोड़ा कमेंट्स करने की। उससे क्या होगा, मुझे एक जानकारी मिलेगी कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ओके, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।